आज बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान को लेकर। हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा इस समय हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश शर्मा पहले आईएफएस ऑफिसर हैं जो यहां पर समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। थैंक यू वेरी मच शिवा। अब पहला सवाल, आप आईएफएस हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं, तो अब समग्र शिक्षा अभियान के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी को इस जो ये हमारा अभियान है समग्र शिक्षा का, उस पोस्टिंग के लिए चुना। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि समग्र शिक्षा का जो दायित्व है वो सबसे बड़ा दायित्व ये है कि जितनी भी भारत सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की स्कीम्स चली होती हैं, उन स्कीम्स को एक अमली जामा पहना करके उसका प्रारूप तैयार करके भारत सरकार को भेज करके और फिर उसमें भारत सरकार से फंड्स को लाना। तो समग्र शिक्षा एक किस्म से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसमें कि हम भारत सरकार में जा कर के उनके अनुसार जो स्कीम्स होती हैं उसका एक स्वरूप तैयार करते हैं और उस स्वरूप को तैयार करने के बाद भारत सरकार में से उन स्कीम्स के अगेंस्ट जो है वो फंड्स राज्य सरकार के लिए लाते हैं। आपका सीधा डायरेक्ट, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के साथ हो, शहरी क्षेत्रों के साथ बच्चों के साथ हो, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्या स्कूल में भी आपने कभी चेकिंग या फीडबैक स्कूलों का आपने लिया कि स्कूलों में इसकी क्या डेवलपमेंट है, किस तरह से स्कूल इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक समग्र शिक्षा का जो मैंने जैसे कहा कि हमारी कम से कम 20 स्कीम जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र और शिक्षा के उत्थान के लिए ही ये सारी की सारी स्कीम्स हैं। तो जो भी हम फंड्स भारत सरकार से सिक्योर करते हैं इन स्कीम्स के तहत, वो सारा का सारा पैसा जो है या तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से खर्चा किया जाता है या एलिमेंट्री एजुकेशन के उत्थान के लिए किया जाता है, उसी तरीके से हायर एजुकेशन के लिए किया जाता है। इन दोनों, मतलब मेरा कार्य ये है कि वहाँ से फंड्स लाना और एजुकेशन जो सेक्टर हैं, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन है चाहे वो आपका हायर एजुकेशन है, उन दोनों सेक्टर्स में उसको पंप इन करना अगेंस्ट दो स्कीम्स। अब वो जो स्कीम्स का जो स्वरूप है वो खुद में ही इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, वो प्राइमरी से लेके 12वीं तक की जो हमारी क्लासेस हैं, उन सभी स्कूल में, वो चाहे रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में हो, आपको पता ही हमारी भौगोलिक स्थिति हिमाचल की, जहाँ पे 70-80% तो हमारा पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश है, तो वो जहाँ पे जो स्कूल वहाँ पे होंगे उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। देयर इज़ ए यूनिफॉर्म implementations of these schemes in the entire state। आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि किसी अफसर को जब जिम्मेदारी मिलती है, अफसर का एक खुद के लिए भी विजन होता है कि हम इस डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो इस डिपार्टमेंट के लिए हमारा कुछ अलग दृष्टिकोण रहेगा। आपसे भी जानना चाहूँगी कि अब आपको समग्र शिक्षा अभियान की जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है, कुछ नया दिमाग में लेकर चले हैं कि अब समग्र शिक्षा अभियान में हिमाचल प्रदेश में हम कुछ नया भी कर सकते हैं? जी, अभी हमने एक रिव्यू मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री ने लिया था, और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री, उनका दोनों का कथन ये है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो स्कूल हैं उसमें शिक्षा का स्तर, पर्टिकुलरली जो हमारे लाइफ स्किल्स होती हैं, एटीट्यूड, जो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का, उसमें कहीं ना कहीं पे एक जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उन स्कूल के बच्चों से एक थोड़ा सा उन लोगों का वो जो कमी रहती है। तो उसके गैप को माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने कहा कि उस गैप को हम किस तरह से फिल इन कर सकते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि मेरी वो प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश में ये बच्चे हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके जो एटीट्यूड है, उसको हम किस तरह से
ऊपर ला सकें। तो जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है उसको हम संभवतः पूरा करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जब हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो साथ में लोगों के दिमाग में एक शब्द और आता है, वो है रोजगार सृजन। रोजगार सृजन से संबंधित ही मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या अब जो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवा हैं वो भी समग्र शिक्षा अभियान की तरफ रुख कर सकते हैं कि भविष्य में उनको भी रोजगार का मौका मिलेगा? देखिए, डायरेक्टली हम लोगों का रोजगार के से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन जैसे कि समग्र शिक्षा में जो हम पैसा लाते हैं उससे बच्चों की जो किताबें हैं, फ्री बुक्स उनको प्रोवाइड करना, उनकी वर्दी प्रोवाइड करना, उनके क्लासरूम्स में आपके आईसीटी इक्विपमेंट्स लगाना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे नए स्कूल बिल्डिंग्स बनाना, उनमें शौचालयों का निर्माण करना, अतिरिक्त कमरों का निर्माण करना, इस तरह से डेफिनेटली है। लेकिन हमारे पास बहुत सारा पैसा ऐसा भी आता है, जैसे एनटीटी टीचर्स के रखने की बात है। तो अगर एनटीटी टीचर्स के रखने की बात होगी तो हमारे पास 40 से 50 करोड़ रुपया भारत सरकार से एनटीटी टीचर्स की तनख्वाह के लिए आता है। तो एक नंबर ऑफ पोजीशंस हम उसमें एनटीटी टीचर्स की भर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोगों के पास वोकेशनल टीचर्स की जो पोजीशंस हैं वो भारत सरकार डिफ़ाइन करती है। तो उसमें वोकेशनल टीचर दे आर आउटसोर्स, बट बहुत सारा युवा वर्ग जो है उसमें, जैसे इस बार जो है 134 नए स्कूल, तो 134 नई पोस्टें जो हैं वहाँ पे होंगी। उसी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारे स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल चिल्ड्रन की जो देखभाल करने के लिए होते हैं, उसमें 400 पोस्टों का इस बारी भारत सरकार ने उसके लिए राशि हमारे को स्टार प्रोजेक्ट में दी है। तो इस तरह की जो पोजीशंस हमारी होती हैं, बीआरसीसी, सीआरसीसी में जो हमारे दूसरी तरह की जो पोजीशन जो लोअर लेवल पे होती हैं, ये पोस्टें जो हैं डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, कि रोज़गार में वृद्धि कर सकती हैं। हम जब भी किसी अधिकारी से मिलते हैं ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, एक कॉइन टर्म है पॉलिटिकल प्रेशर। क्या अफसर ये पॉलिटिकल प्रेशर महसूस करते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं तो आपने अपने जीवन में, क्योंकि मैंने पहले ही पूछा था कि आपने हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर काम किया है, तो आपसे भी मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में ये पॉलिटिकल प्रेशर के क्या मायने हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर अगर आप कहें तो पॉलिटिकल प्रेशर कुछ ऐसा मुझे तो दिखता नहीं। ये सिर्फ एक सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशंस हैं जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं। हम चूँकि गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, अगर उनके किसी भी तरह के आदेश होते हैं और अगर हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ बात करें, हम उन्हें बताएं कि ये कार्य संभव है, ये कार्य संभव नहीं है, तो अगर वो गैप मुझे लगता है कि पब्लिक सर्वेंट में और हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स में अगर वो वार्तालाप हो, पॉजिटिविटी हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर होता है। पॉलिटिकल प्रेशर तभी आता है जब हम अधिकारी लोग या तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी रखते हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ, या एक प्रॉपर डायलॉग हम बनाने में जो है वो फेल हो जाते हैं। देखिए, आपसे अब समग्र शिक्षा अभियान को लेकर ही बात करूंगी। अब जिस तरह से हम स्कूलों की बात करते हैं, आपने जैसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बच्चों के लिए शौचालय हैं, या हम इन शॉर्ट कह सकते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समग्र शिक्षा अभियान काम करता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में आपने मुख्यमंत्री के ड्रीम को लेकर भी बात की कि आप उसको भी अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख भी रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना शायद ज्ञान भी नहीं है, तो मेरा उनके लिए मैसेज? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि हम बहुत ही जल्दी उन बच्चों के लिए एक इस तरह का स्कीम लेकर के आ रहे हैं जिसमें उनके पहरावे पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके करिकुलम पे, उनके पढ़ाने के तरीके में, और उस तरीके से अल्टीमेटली जो
लर्निंग आउटकम्स उनकी है उस पे उसका असर पड़े, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं। यूनिफॉर्म को लेकर आपने बात की, सरकारी स्कूलों के बच्चों की जब भी बात होती है तो सबसे बड़ी बात आती है यूनिफॉर्म को लेकर। तो अब क्या हम ये मानकर चलें कि उनकी यूनिफॉर्म में भी किसी तरह का बदलाव की आप अनुशंसा मुख्यमंत्री से कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब भी अगर आप देखें तो कहीं पे अगर बस स्टॉप पे अगर आप सुबह जाएं तो एक तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं और एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं। तो उनका जो आउटफिट है, जो उनका गेटअप है, वो आपको बिल्कुल एक फ़र्क दिखता है। तो उससे भी क्या होता है कि उनका मनोबल, उनका जो एटीट्यूड है उस पर एक बड़ा नकारात्मक असर रहता है। तो इसमें ये खुद हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने भी, हमारे सचिव साहब ने भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम कहीं ना कहीं इसमें एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपके दिमाग में भी था? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल था। चलिए, आपसे मैं अब एक अंतिम सवाल लूँगी। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हम समग्र शिक्षा अभियान को ग्राउंड लेवल तक ले जाने की बात करते हैं, तो ग्राउंड लेवल तक ले जाने में आपको कमियां कहाँ दिखती है? और साथ में सवाल ये भी है कि आपने तो खेल विभाग भी संभाला है, आपने तो वन विभाग भी संभाला है, तो ये दो अंतर क्या है इन विभागों में? मुझे ज़्यादा अंतर नहीं लगता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो हमारा, जहाँ तक खेल विभाग की बात है, खेल विभाग में हमारे पास प्रतिभाओं को जो खेल से संबंधित, तो एक जो स्कोप ऑफ वर्क है वो थोड़ा नैरो है। यहाँ पे जो स्कोप ऑफ वर्क है वो एक नेशन बिल्डिंग की बात चल रही है। तो किस तरह का प्रारूप, किस तरह का वातावरण, किस तरह की शिक्षा दीक्षा उनको हम दें, जो बच्चे कल का भविष्य इस देश का बनने जा रहे हैं, वो शिक्षा पे बहुत कुछ आधारित रहता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं इसे मान के चल रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ में जताया उस पर मैं खरा उतर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में मौजूद थे IAFS अधिकारी राजेश शर्मा। आपको हमने पहले भी बताया था कि समग्र शिक्षा अभियान को संभालने वाले पहले IAFS ऑफिसर भी हैं। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम इस कार्यालय में आए तो हमें सबसे पहले नेम प्लेट भी दिखी और पुराने अधिकारी यहाँ पर जितने भी जिन्होंने सर्व किया है उनका भी हमने नाम पढ़ा। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि IAFS अधिकारी इस बार समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।